ये बात 12 मार्च 2009 की देर रात की बात है। बात कर रहा हूँ मध्य प्रदेश का एक ज़िला है सतना, और सतना से लगभग 65 किलोमीटर दूर एक गांव लगता है बिछिया। दरअसल बिछिया गांव में एक व्यक्ति जिसका नाम बेटा सिंह होता है, बेटा सिंह अपने घर के बाहर खड़ा हुआ था और अंधेरा हो चुका था। एकदम से गोली चलने की आवाज़ आती है। जैसे गोली चलने की आवाज़ आती है तो बेटा सिंह को गोली लग जाती है और बेटा सिंह समझ जाता है कि गाँव में डाकू आ गए हैं। जैसे डाकुओं की बात आती है, दरवाज़ा खोलता है, घायल हो चुका था, अंदर जाता है और घर के हर एक सदस्य से कहता है कि अपने आप को जहाँ भी हो सके छुपा लो और बचने की कोशिश करना। ये बदमाश, ये डाकू हैं, ये ज़रूर मारने की कोशिश करेंगे। बस बेटा सिंह ने परिवार के लोगों सदस्यों को ये मैसेज ही दिया था कि इस बीच में उसकी मौत हो जाती है और बाहर से ताबड़तोड़ गोलियां चलना शुरू हो जाती हैं। लगभग आधे घंटे तक, यानी कि 30 मिनट तक एक के बाद एक लगातार गोलियां चल रही थीं। और इसी बीच में जो डकैत थे, डाकू थे, उन्होंने घर के चारों तरफ से डेरा डाला हुआ था और डेरा डालने के बाद पूरे घर के चारों तरफ उन्होंने मिट्टी का तेल, या कह सकते हैं कि कैरोसिन को छिड़क दिया था। और कैरोसिन छिड़कने के बाद आग लगा देते हैं और तब तक इत्मीनान से इंतज़ार करते हैं जब तक क्या घर का एक एक सदस्य जल नहीं जाता। 11 सदस्यों की मौके पर ही मौत हो जाती है, जबकि एक सदस्य बचता है 12वां। और यहाँ से ये डाकू बहुत आराम से निकल जाते हैं, चले जाते हैं और ये खबर पूरे गांव में आग की तरह फैल ही जाती है। पुलिस को सूचना दी जाती है, पुलिस मौके पर आती है और देखती है 11 लोग मर चुके हैं, एक गंभीर रूप से घायल है। उसने मरने से पहले ये पूरी कहानी बयां की थी कि ऐसा ऐसा हुआ था। अब 12 लोग मर चुके थे बिछिया गांव में और पूरे प्रदेश में एक बार को हंगामा खड़ा हो जाता है। अब पुलिस के लिए एक नाम सामने आता है। अब नाम था सुंदर पटेल, जो कि डाकू था। अब सुंदर पटेल को जिंदा या मुर्दा पकड़ने के लिए इनाम भी घोषित कर दिया जाता है। पुलिस लगातार कोशिश कर रही थी और पुलिस कोशिश करती इससे पहले ही किसी ने उसको जहर दिया और जहर देकर मौत के घाट उतार दिया। लेकिन पुलिस ने जो एक कहानी सुनाई थी, उस कहानी में कहा कि हमने इसे आमना सामना होता है और आमना सामना होने के बाद लगातार गोलियां चल रही थी। एक तरफ से 200 गोलियां चलती हैं, एक तरफ से 250 गोलियां चलती हैं और हमने 5 बदमाशों को मार गिराया, जिसमें सुंदर पटेल, भोला, श्रीपाल, नत्थू, खरभूषण। कुछ इस तरह से पुलिस की जो कहानी थी, जब लोगों के पास तक पहुंची तो लोगों को तो यकीन हो चुका था क्योंकि पुलिस की कहानी थी। लेकिन गांव के ही किसी व्यक्ति से, उस जो सुंदर पटेल था उसके परिवार के किसी व्यक्ति से पूछा गया कि सुंदर पटेल मारा कैसे गया था, तो उसने कहा था कि वो थोड़ा गलत मिजाज रखता था, गलत शौक रखता था। किसी महिला ने उसको जहर दे दिया था, उसके सहित 3-4 और जो साथी थे वो भी मारे जाते हैं। लेकिन पुलिस ने अलग कहानी सुनाई। लेकिन आज की मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रहा हूँ, ये कहानी है एक असली एनकाउंटर की कहानी। इस एनकाउंटर को न केवल पुलिस ने, बल्कि गांव वालों ने, बल्कि मीडिया के माध्यम से पूरे देश ने उसको लाइव देखा था। वो ऐसा एनकाउंटर था, एक व्यक्ति होता है और सामने थे 1000 पुलिस वाले। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफ़ी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश का एक ज़िला है चित्रकूट, और चित्रकूट ज़िले का ही एक गाँव लगता है सुरबल। ये बात कर रहा हूँ साल 2002 के आसपास की ये बात है। गांव की एक लड़की होती है और गांव का ही एक दबंग व्यक्ति उस लड़की के पास जाता है। उस लड़की ने उस दबंग से बचने के लिए हर चंद कोशिश की, लेकिन उससे बच नहीं पाई। और दबंग व्यक्ति, जिसका नाम होता है ब्रजबान सिंह ने उस लड़की का रेप किया और उस रेप की चीखों की आवाज़ गाँव के हर एक सदस्य ने सुनी थी। लेकिन कोई भी व्यक्ति ऐसे नहीं था कि जो उसका विरोध कर सके। वो लड़की रोती है, बिलबिलाती है और अपने बचने की तमाम कोशिशें कर रही थी, लेकिन बच नहीं पाती। और ब्रजभान जो अपने मंसूबे पर कामयाब होता है और वहाँ से आराम से चला जाता है। शाम होती है, शाम को उसका भैया, जिसका नाम होता है ननकू उर्फ घनश्याम केवट, जब वो आता है तो बहन भैया को पूरी कहानी बयां करती है कि भैया आज ऐसे ऐसे हुआ है। और बहन का रो रो के बुरा हाल था। भैया कहता कि परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, तुम चिंता मत करो। और वो सीधा वहाँ से राजापुर जाता है। राजापुर यानी कि थाना होता है। थाने में जाकर पुलिस को पूरी कहानी बयां करता है। लेकिन पुलिस उसकी कहानी सुनने के बाद बजाय उसकी मदद करने के उसको टरका देती है और उसी पर हंसने लगती है। लेकिन उसने हार नहीं मानी। वो लगातार 1 महीने तक चक्कर काटता रहा और 1 महीने तक चक्कर काटने के बाद भी पुलिस बिल्कुल भी नहीं पसीजी और पुलिस ने उस दबंग के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। वो थक जाता है, हार जाता है। जब थक जाता है तो किसी ने उसको सलाह मशवरा दिया कि तुम्हारी ही बिरादर का, तुम्हारी ही जात का एक डकैत है, तुम उससे अपनी समस्या का समाधान क्यों नहीं निकलवाते। उसकी जात का एक डाकू था, जिसका नाम होता है शंकर केवट। उसका नाम उन दोनों बड़ा सुर्खियों में चल रहा था। वो उसके पास जाता है और जाकर सरदार को पूरी कहानी बयां करता है कि सरदार, मेरी बहन के साथ इस तरह से बलात्कार किया गया था और मैंने इसका विरोध करने की कोशिश की तो उल्टा उन्होंने मुझे मारा, पीटा। पुलिस से मदद मांगी, लेकिन पुलिस ने कोई मदद नहीं की। आखिरकार किया जाए तो क्या किया जाए।
उन्होंने कहा कि ठीक है बेटा, कोई बात नहीं है, तुम परेशान मत हो और हमारे साथ रहो, देखते हैं कि आखिरकार होता क्या है। 17 जुलाई 2003 की ये बात है। शंकर केवट जो कि डकैत था, वो एक राजापुर में गांव में जाता है और गांव में जाने के बाद जब जाता है तो साथ में इस लड़के को भी लेके जाता है जिसका नाम ननकू उर्फ घनश्याम केवट होता है। ले जाने के बाद वहाँ 2 मासूम बच्चों की हत्या करते हैं। उनके साथ साथ और भी 4 लोग थे। कुल मिला के 6 हत्याएँ करने के बाद वहाँ से चले जाते हैं और अपने काम में लग जाते हैं। कुछ वक्त धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था और इस लड़के के मन में जो एक नफरत पल रही थी अपनी बहन के प्रति, जो उसकी बहन का बलात्कार किया गया था, तो वो बार बार सरदार से कहता कि सरदार, मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। उन्होंने कहा कि ठीक है, वक्त आएगा तो बताएंगे। कुल मिला के वो वक्त आता है 8 दिसंबर 2003 और 8 दिसंबर 2003 को जो उसका सरदार होता है कहता है कि जाओ घनश्याम, तुम जाकर अपनी बहन की इज़्ज़त का बदला ले सकते हो, मेरी तरफ से तुम्हें पूरी छूट है। उसके लिए कुछ टीम में सदस्य भेजे जाते हैं। वो गांव जाता है और गांव जाने के बाद उस दबंग व्यक्ति के पास जाता है। वो कहता है कि तुम जितना दूर तक भाग सकते हो भाग भी सकते हो, जितनी ज़ोर ज़ोर से चिल्ला सकते हो या किसी से अपील कर सकते हो, मुझे इससे कोई एतराज़ नहीं है, बस मैं तुम्हें मारने के लिए आया हूँ, तुम बचने की जितनी भी कोशिश कर सकते हो कर सकते हो। जिस तरह से घनश्याम ने उसको चैलेंज दिया, उसके बाद वो भागने लगता है इधर से उधर, ठीक वैसे ही जैसे उसकी बहन चीख रही थी, चिल्ला रही थी और बचने के लिए लगातार लोगों से अपील कर रही थी। ठीक घनश्याम केवट ने अपनी बहन की इज़्ज़त का बदला कुछ इस तरह से लिया। गांव के हर एक व्यक्ति को ये संदेश दिया कि अगर किसी की बहन बेटी पर किसी ने हाथ डालने की कोशिश की तो उसका बिल्कुल ठीक ऐसा ही अंजाम होगा जिस तरह से ब्रजभान सिंह का अंजाम हुआ है। अब इतना करने के बाद, उसकी हत्या करने के बाद वो वहाँ से आराम से चला जाता है। उस गांव ही नहीं बल्कि आसपास के जितना भी इलाका था वहाँ पर ये खबर फैल जाती है कि घनश्याम ने अपनी बहन की इज्जत जो लूटी गई थी उसका बदला ले लिया है। अब वो एक ऐसे रास्ते पर चल पड़ता है जिस रास्ते से जाने के बाद उस रास्ते से वापस लौट कर आना वाकई बहुत मुश्किल काम है। उसने अपनी बहन की इज़्ज़त का बदला तो ले लिया था, लेकिन वो पूरी तरह से डकैत बन चुका था। लेकिन वो इतना बड़ा लेवल का डकैत नहीं बना था, वो छोटे मोटे ही डकैत था, छोटी मोटी वारदातों को अंजाम दे रहा था। और उसने पहली घटना में सिर्फ शामिल हुआ था, पुलिस रिकॉर्ड अगर कहता है तो शामिल हुआ था, लेकिन उसने कोई हत्या वगैरह नहीं की थी। पहली हत्या उसने अपनी बहन की इज़्ज़त का बदला लिया था। फिर दूसरा मौका आता है 21 जुलाई 2004 में। मणिकपुर एक गाँव लगता है, वहाँ पर एक व्यापारी के घर में धावा बोल दिया जाता है। व्यापारी का नाम होता है शिव कुमार केसरवानी और उसने विरोध करना जब शुरू किया तो इसकी घनश्याम हत्या कर देता है। और हत्या करने के साथ साथ ही घर के 3 सदस्य होते हैं, इनका वो अपहरण कर लेता है ताकि रंगदारी वसूली जा सके। इसके बाद ये तीनों को लेके चले जाता है। यहाँ से भी उसको थोड़ा चर्चाओं में आना शुरू हो जाता है। अगला वक्त बीतता है 7 अगस्त 2005 को चंडी गाँव में ये फिर से चढ़ाई कर देते हैं। यहाँ पर लवी सिंह उर्फ पप्पू की हत्या कर दी जाती है और लगातार पुलिस की लिस्ट में इसका नाम जब शुमार होने लगता है तो घनश्याम अब धीरे धीरे चढ़ रहा था। लेकिन इसी बीच में खबर फैलती है कि साल 2005 में जो शंकर केवट होता है, जो सरदार होता है, डाकू होता है, उसकी अचानक ही मौत हो जाती है। अब बाकी जो सदस्य थे उस गैंग के सब कहते हैं कि हमने स्वेच्छा से घनश्याम को ही अपना सरदार मान लिया है, अब घनश्याम ही इस पूरे गैंग को संचालित करेगा। और 23 जून 2008 को ये जैसे जैसे आगे वक्त बढ़ता है, आगे वक्त बढ़ने के बाद कभी वो रंगदारी वसूलते थे तो कभी किसी का अपहरण कर लिया करते थे, कभी किसी के साथ कुछ वारदात को अंजाम दे दिया करते थे। साथ ही उनके पास पैसे अपना आप पहुँच भी जाया करते थे और इन पर कई सारे मुकदमे दर्ज हो जाते हैं, लगभग 8 मुकदमे दर्ज हो जाते हैं। 23 जून 2008 को एक बार पुलिस वालों ने इन्हें घेर लेते हैं और जब पुलिस वाले इन्हें घेर लेते हैं तो पुलिस वाले इन पर गोलियाँ चलाते हैं, ये पुलिस वालों पर गोलियाँ चलाते हैं। ये डाकू तो भाग जाते हैं लेकिन 2 पुलिस वाले वहाँ मौके पर मारे जाते हैं। अब पुलिस के लिए अब इनका सरदर्द बन चुका था और इस पर 10,000 रुपये का इनाम घोषित कर दिया जाता है। और जैसे ही 10,000 रुपये का इनाम घोषित किया जाता है कि तुरंत बाद इस पर 50,000 रुपये का भी इनाम घोषित कर दिया जाता है। और पुलिस की कोशिश थी कि जितनी जल्दी हो सके इसको गिरफ्तार किया जाए। उन दिनों सरकार चल रही थी उत्तर प्रदेश में, मायावती मुख्यमंत्री थी और उत्तर प्रदेश के डीजीपी थे विक्रम सिंह। बात कर रहा हूँ 16 जून 2009 की सुबह लगभग 11 बजे के आसपास। चित्रकूट का एक थाना लगता है राजापुर और राजापुर का ही एक गांव लगता है जमोली गांव दरअसल केवट बाहुल्य गांव है, इसी की बिरादर के ज़्यादातर लोग रहते हैं, कई इसको वहाँ के रिश्तेदारी भी थी। तो यहाँ से एक इनपुट मिलता है पुलिस को कि यहाँ घनश्याम केवट आया हुआ है और आप अगर आके उससे पकड़ने की कोशिश कर सकते हैं तो देख लीजिए। जैसे पुलिस को सूचना मिलती है राजापुर पुलिस तुरंत मौके पर पहुँच जाती है और मौके पर जाने के बाद अब यहाँ बदमाश यानी कि डकैतों में और साथ ही पुलिस वालों में जब मुठभेड़ शुरू होती है, लगातार फायरिंग हो रही थी, तो घनश्याम फंस जाता है और बाकी जो उसके साथी होते हैं वो मौका पाते वहाँ से भाग जाते हैं। लेकिन घनश्याम के भागने के लिए अब कोई रास्ता नहीं बचा था।
घनश्याम दौड़कर एक घर में पहुंच जाता है। वो पूरे गांव में एक ही ऐसा मकान था जो पक्का बना हुआ था, जो 2 मंजिल बना हुआ था। वो उस मकान के अंदर जाता है और सब लोगों से कहता है कि तुम जल्दी से यहाँ से बाहर निकल जाओ, जितनी दूर जा सकती हो, क्योंकि पुलिस ने मुझे चारों तरफ से घेर लिया है। ऐसा ना हो कि कहीं तुम पर कोई हमला हो जाए, तुम्हारे साथ कोई आपराधिक या कोई घटना घट जाए, इसलिए तुम यहाँ से भाग जाओ। घर वालों को सुरक्षित वहाँ से निकाल देता है और दरवाजे बंद कर लेता है। उसके पास राइफल थी, कुछ बड़ी मात्रा में उसके पास कारतूस होते हैं। घर में खाने पीने का सामान रखा हुआ ही था। अब जैसे ही राजापुर की पुलिस ने उस पर गोलियां चलाना शुरू किया तो तुरंत ही उसने जवाबी कार्रवाई की और यहाँ लगभग एक पुलिस वाला उस मुठभेड़ में मारा जाता है। सूचना दी जाती है उच्च अधिकारियों को, और जैसे ही उच्च अधिकारियों को सूचना दी जाती है तो एसएसपी भी अपनी टीम के साथ पहुंच जाते हैं। अब मौके पर 3 सीओ आ जाते हैं, 5 आईपीएस ऑफिसर आ जाते हैं, डीआईजी, आईजी, और ये बात उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से लेकर डीजीपी हर किसी के पास पहुंच जाती है। अब यहाँ टीवी की लाइव कवरेज भी शुरू हो जाती है। कुल मिलाकर एक अकेला डाकू होता है जिसका नाम घनश्याम केवट होता है, जो कि एक 2 मंजिल मकान के अंदर कैद था, बंद था, और वो वहीं से छुपकर वो पुलिस वालों पर वार कर रहा था। 16 जून 2009 की रात की बात है। ये रात हो जाती है, पूरी रात ऐसी निकल जाती है, लेकिन वो उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाते। अगला दिन आता है, यानी कि 17 तारीख आती है, और 17 तारीख में लगातार जब मुठभेड़ चल रही थी, धीरे धीरे करके 4 पुलिस वाले मारे जाते हैं। 4 पुलिस वालों में जो मरने वाले थे, एक का नाम बैनी माधव सिंह था, जो कि पीएससी का कमांडर होता है। एक एसओजी का कांस्टेबल शमीम होता है। एक एसओजी का कांस्टेबल इकबालुद्दीन होता है, और वीर सिंह होता है। और धीरे धीरे करते करते 6 और पुलिस वाले गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं। कई पुलिस वालों को गोलियां लग चुकी थीं, और 4 पुलिस वाले मर चुके थे, 6 गंभीर रूप से घायल हो चुके थे। अब पुलिस के लिए लगातार सरदर्द बना हुआ था कि घनश्याम को आखिरकार पकड़ा जाए तो कैसे पकड़ा जाए। सभी का मशवरा बना कि एक काम करते हैं, जो आसपास के घर हैं, ज़्यादातर कच्चे मकान थे, उनमें आग लगा देते हैं, और जब आग लगाएंगे तो ये बाहर निकलने की कोशिश करेगा और तब हम इसको मार गिराएंगे। लगभग 60 से 70 घरों में आग लगा दी जाती है। वो जून का महीना था और 17 तारीख थी। जून के महीने के बताते हैं कि उस वक्त लोग अपनी अपनी फसलों को उठाकर अपने घर में या तो बेचकर पैसे जमा कर लेते हैं, या फिर अपने घर में फसलें गेहूं जमा कर देते हैं। ज़्यादातर घरों में आग लगा दी जाती है। किसी का गेहूं जला तो कहीं बहुत सारे घरों के अंदर जो पैसे रखे हुए थे वो भी जल जाते हैं। किसी ने सुंगा कर अपने जेवरात रखे हुए थे, कपड़े रखे हुए थे, बहुत सारी ज़रूरत के सामान थे, वो जलकर सब राख हो जाते हैं, खाक हो जाते हैं। और टेलीविज़न पर ये लाइव टेलीकास्ट चल रहा था कि एक डकैत से मुठभेड़ चल रही है और बाकी पुलिस वाले हैं। लगभग 5 ज़िलों की यहाँ फोर्स आ जाती है। बताया जाता है लगभग 1000 पुलिस वाले थे। ये टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट कहती है। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के हिसाब से लगभग 55 घंटे तक मुठभेड़ जारी रहती है, और जब 55 घंटे कंप्लीट हो जाते हैं, बिल्कुल एकदम से शांत हो जाता है एरिया मामला, तो ये 18 जून 2009 की शाम लगभग 4 बजे के आसपास जब पुलिस वाले बिल्कुल शांत हो जाते हैं, पुलिस वालों को लगता है कि शायद वो मर चुका है, और वो इंतज़ार कर रहे थे कि उधर से कोई कार्रवाई होगी तो वो फिर गोली चलाएंगे या फिर कुछ देर के बाद जाकर देखेंगे। लेकिन मौका पाते ही घनश्याम छत कूदता है। छत कूदने के बाद वहाँ से भाग जाता है, और लेकिन उस गांव को पूरी चारों तरफ से पुलिस ने घेरा हुआ था, वहाँ से भागने के कोई चांस नहीं था। तो वो एक नाले में जाकर छिप जाता है ताकि वहाँ से कोई उसे देख न सके। तभी एक महिला की नज़र पड़ती है, और महिला कहती है कि घनश्याम इतना छुपा हुआ है। जब ऐसे कहती है कि इतना छुपा हुआ है, पुलिस वाले उसे देखते हैं, और देखने के बाद उसे गोलियों से भून देते हैं। उसे कई गोलियां लग जाती हैं, और लगभग 35 मिनट तक इंतज़ार किया जाता है ताकि वो कोई उधर से हरकत करे, कार्रवाई करे, तो कहीं ऐसा ना हो। 4 पुलिस वाले मर चुके हैं और 6 पुलिस वाले गंभीर रूप से घायल हो चुके हैं, कहीं और किसी बड़ी वारदात को अंजाम न दे दे। तब तक वो मर चुका था, रात हो चुकी थी, और उसके बाद फिर पुलिस ने उसकी डेड बॉडी को कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस ने इस मामले में बड़ी वाहवाही की थी कि साहब हमने कि मुठभेड़ के बाद एक छोटे से डाकू से लोहा लेने के लिए 1000 पुलिस वालों को सामने आना पड़ा। और बताया जाता है कि इस जो मुठभेड़ चल रही थी, लगभग पुलिस की तरफ से 10,000 राउंड गोलियां चलाई गई थी, तब जाकर वो डकैत मारा गया था। ये असल में असली मुठभेड़ की घटना थी। यदि हम मुठभेड़ों की बात करें तो ज़्यादातर मुठभेड़ के बारे में ये कहा जाता है, पुलिस के ही लोग या पुलिस के सूत्र ये दावा करते हैं कि 99.99% मुठभेड़ फर्जी होती हैं, और किसी भी व्यक्ति को जो बदमाश होता है उसको पहले पकड़ा जाता है। पकड़ने के बाद उससे कहा जाता है, जैसे फिल्मों में दिखाते हैं कि तू भाग, यदि भागने की कोशिश नहीं करता है तो उसको वहीं ढेर कर दिया जाता है। एक ऐसा ये एनकाउंटर है पूरे हिंदुस्तान के अंदर, पूरे भारत के अंदर, जो सबसे ज़्यादा मशहूर हो गया था, क्योंकि एक डकैत को मारने के लिए लगभग 1000 पुलिस वालों को 10,000 से ज़्यादा राउंड गोलियां चलानी पड़ी थी।
दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। और जाते जाते आज मोहम्मद फैसल हैं जो कि सीतापुर के रहने वाले हैं, अखिलेश यादव हैं, राज हैं जो कि अलवर के रहने वाले हैं, जसवीर सिंह हैं, आज इनका जन्मदिन है। इनको जन्मदिन की ढेरों सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद। साथ ही कुछ लोगों ने नाम लेने की अपील की है, जिसमें भानु शर्मा, मोहम्मद शादाब शेख, अभिषेक अहलावत, राजेंद्र मीणा, ब्रज किशोर, विकास भारती, पवन चौधरी, संतोष जायसवाल, शंकर सिंघानिया, कोमल, पूनम यादव, अंकित सिंह, मोहम्मद आजम शेख। आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।